नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर है। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे हम लेते हैं हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के इस 2 बजे के अंक में जिन महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करने वाले उन टॉप लाइंस का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध संघर्ष के बीच कच्चे तेल के दामों का असर वैश्विक बाजारों पर साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन भारत सरकार इस समय पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और इस स्थिति को संभालने के लिए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी करी गई है कम। कैसे होगा आम जनता को इससे फायदा, और साथ ही ऑयल कंपनीज को कैसे मिलेगी इससे राहत, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। साथ ही जिस दूसरी खबर पर नजर रहने वाली कि पिछले 24 घंटे से हम देख रहे हैं कि एक भ्रम और अफवाह का माहौल बनाया जा रहा है कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है। सरकार ने कर दिया है इसे पूरी तरीके से इनकार, बताया इसे भ्रम और अफवाह। बताएंगे इस खबर को भी आपको विश्लेषण के साथ ही जिस अंतर्राष्ट्रीय खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है नेपाल की सियासत में एक नया सूरज उगा है, एक नया चेहरा है, नई सियासत है और इस युग का नाम है बालेन युग। बताएंगे आपको इस युग के बारे में कि कैसे इस नए अध्याय की शुरुआत हो रही है नेपाल की सियासत में न्यूज पंच में। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं, विश्लेषण के साथ आपको बताते हैं। और जिस पहली खबर पर हमारी नजर है वो है केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया है। ईरान और अमेरिका इजराइल का जिस तरीके से युद्ध जारी है और करीब करीब अब 1 महीना होने को आ रहा है, 28वां दिन है, इसको लेकर मोदी सरकार बड़े कदम उठा रही है। पेट्रोल की और डीजल की कीमत को बढ़ने से रोकने के लिए एक कदम मोदी सरकार ने उठाया है। और साथ ही साथ ईरान युद्ध के कारण जो कच्ची तेल की कीमतें जिस बढ़ी हैं और वैश्विक बाजार पर जिसका असर देखने को मिल रहा है, भारत सरकार ये प्रयास कर रही है और यह आश्वासन भी दे रही है कि अगले 60 दिन के लिए अन्य स्रोतों से पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित कर ली गई है। तो ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, एक बड़ा कदम इसको कहा जा रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी यहाँ से मिल रही है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या ही ये बड़ा फैसला ये बता रहा है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है। 10 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती यहाँ की गई है और कटौती को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। अब इससे आम जनता को कहा जा रहा है कि फायदा होगा। जिस तरीके से वैश्विक बाजार में हम देख रहे थे कि तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा था, लेकिन भारत सरकार लगातार ये कह रही थी कि हमारे पास एक तो रिजर्व है और साथ ही साथ जिन ऑयल कंपनियों को दबाव हो रहा था, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत वैश्विक बाजार में बढ़ रही है तो ऐसे में दबाव भारत पर भी पड़ रहा है, लेकिन उन्हीं उसी दबाव को कम करने के लिए ये राहत कहीं ना कहीं दी गई है। जनता को इससे राहत मिलेगी। सरकार ने वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किया है। हमने 4 दिन पहले भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दोनों सदनों में बयान दिया और कहा कि जरूर ये संकट की घड़ी है, लेकिन भारत को इसमें टीम इंडिया की भावना के तरह काम करना होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक बैठक होने वाली है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो गई, जिसमें जो तेल की आपूर्ति है, LPG की आपूर्ति है, किस तरीके से इसको सुनिश्चित किया जाए, साथ ही राज्यों के साथ समन्वय कैसे बिठाया जाए, इसको लेकर ये पूरी बातचीत होनी है। लेकिन इससे पहले जो सरकार के एक एक करके बड़े बड़े कदम आ रहे हैं कि वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए ये नियम और कदम उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि पीएम के इस फैसले को लेकर किस किसने स्वागत किया, आपको दिखाते हैं कि पश्चिम एशिया संकट के बीच जो दुनिया इस समय है ईंधन की कमी से जूझ रही है। हम देख रहे हैं कि विश्व के कई देशों पर इस समय संकट मंडरा रहा है और कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं वैश्विक स्तर पर देखा जाए। और ऐसे में केंद्र सरकार का ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी को कम करना एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनता को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन जो ऑयल कंपनीज पर दबाव पड़ रहा था उसको जरूर कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ संवेदनशीलता से भरे निर्णय लेने का
के प्रक्रिया को भी ये दर्शाता है, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने इसको लेकर एक बड़ी जानकारी भी दी है और कहा है कि ये जो कदम भारत सरकार द्वारा उठाया गया है ये बेहद ही सराहनीय है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही है। आम आदमी को कैसे राहत मिलने वाली है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर क्या कह रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है, उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के ख्याति है। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है, ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। तो भारत सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को सराहनीय माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि यही समय है, सही समय है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य को देखा जाए, कच्चे तेलों के दाम जो बढ़ रहे हैं, उसमें भारत सरकार का इस समय पर यह कदम उठाना, पेट्रोल पर मात्र सिर्फ 3% एक्साइज ड्यूटी, वहीं डीजल पर कहा जा रहा है 0, ऐसे में जनता को एक बड़ी राहत और ऑयल कंपनियों पर बड़ा कम दबाव यहां देखने को मिलेगा। तो सरकार के इस कदम का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उपभोक्ताओं ने भी स्वागत किया है। क्या कुछ कहना है इन उपभोक्ताओं का, आइए आपको सुनवाते हैं। यह माननीय मोदी जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है और बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे निचले स्तर पर यानी उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ेगा और कोई पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य नहीं बढ़ेंगे। आम उपभोक्ताओं को बहुत राहत दी है, ये एक सराहनीय कदम है और हम सरकार की पूरी प्रशंसा करते हैं। और पेट्रोल डीजल की शहर में कोई कमी नहीं है, हम पेट्रोल डलवाने आए हैं, आराम से बिना लाइन के ही पेट्रोल मिल रहा है, 1-2 आदमी है, का बहुत अच्छा कदम है। और इससे जो है सभी जगह तेल के रेट इतने बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं बढ़े, इससे हम लोगों को बहुत सुविधा है। सरकार की तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। कम की है सरकार ने, भारत सरकार ने, वो अब बहन अपने ऊपर करके एक तो पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा दिया है, दूसरी जो वजन ग्राहक के ऊपर पड़ना था वो ग्राहक भी भारत सरकार ने अपने ऊपर वहन किया है। हम भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हैं। तो पेट्रोल डीजल जो है मूलभूत जरूरत है हर रोज दैनिक दिनचर्या की, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए चाहे वो वाहन कोई भी तरीके का हो, पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है। और जिस तरीके से ईरान इजराइल का युद्ध अब 28वें दिन पहुंच चुका है, लेकिन भारत सरकार लगातार ये प्रयास करिए, फिर चाहे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू करना हो, सर्वदलीय बैठक बुलाना हो, मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करना हो, नियमों में बदलाव करना हो, एलपीजी आपूर्ति लगातार बढ़ाना हो, कच्चे तेल के से भरे जहाज दूसरे देशों से यहां आ रहे हैं, इन सबको लेकर भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इस समय हमारे संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, हमने ये तो देखा कि इस कदम को बहुत सराहनीय माना जा रहा है, लेकिन टेक्निकलिटी के आप हिसाब से बताइए कि किस तरीके से यहाँ फायदा होने वाला है जनता को और ऑयल कंपनियों पर जो दबाव पड़ रहा था, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत वैश्विक बाजार में बढ़ रही थी, ऐसे में भारत सरकार का ये कदम कितना सही है, यही सही है, यही समय है, सही समय है कहने के लिए? जी देखिए, कितनी बड़ी राहत है, इसको समझने के लिए थोड़ा वैश्विक स्तर पर इसको जानना होगा। मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ। जैसा कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके बाद से स्थिति ऐसी बन गई है कि जो आपूर्ति है, चाहे वो एलपीजी की हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है, सभी को मालूम है। और इसका असर जो पड़ा है बाकी देशों में, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऑयल की कीमतों में 30 से 40% तक का इजाफा कर दिया है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि कई देशों में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है,
ऑड इवन जैसे सिचुएशन में वो काम कर रहे हैं, स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद करने पड़ रहे हैं, दफ्तर कुछ दिनों के लिए बंद करने पड़ रहे हैं। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में आप देखिए पिछले 1 महीने से युद्ध चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज आपने नहीं देखी होगी कि जिससे ये कहा जाए कि देश में दिक्कत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यही बात कह रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री यही बात कह रहे हैं कि क्या आपको कहीं ऐसी कोई दिक्कत नजर आ रही है? आप पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं, वहां आपको तेल मिलता है, आप एलपीजी के लिए अपना अप्लाई करते हैं, वहां पर एलपीजी मिल जाता है, सीएनजी के लिए जाते हैं, सीएनजी मिल रहा है। और इसके साथ साथ एक बड़ा मैसेज आज ये दे दिया सरकार ने, जो लोगों के मन में सवाल था कि क्या कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन कीमतें नहीं बढ़ने वाली है। सरकार ने आज साफ कर दिया, जब उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, ये कह दिया कि तेल कंपनी भार उठा लेगी, सरकार भार उठा लेगी, लेकिन जनता के जेब पर भार नहीं पड़ेगा। और ये बड़ा मैसेज जो है सरकार की तरफ से दिया गया है। अफवाहों को सबसे ज्यादा चोट इससे पहुंचेगी। कई अफवाहें उड़ाई जा रही थी। एक बड़ी अफवाह ये थी कि हम दूसरे देशों के रही। मुकाबले, आप कह रहे हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत संयमित है, बहुत बैलेंस्ड है, कैसे? जी देखिए, अगर आप यहाँ तक कि कई देश, चाहे ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, ऐसे कई देश हैं जहाँ पर आप पेट्रोल की कीमतों को अगर देखेंगे तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो तमाम देशों पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत पे भी असर नहीं पड़ेगा, भारत पे भी असर पड़ा है, तेल कंपनियों पर असर पड़ा है, उनकी कीमतें जरूर बैठ सकती थी, तेल कंपनियों पर भार पड़ता तो वो आम जनता के लिए उसको बढ़ा सकते थे। लेकिन यही वजह है कि एक्साइज ड्यूटी घटा दी सरकार ने, ताकि तेल कंपनियों का भार थोड़ा कम हो सके और जनता पर इसका असर न पड़े। 30 से 40% का इजाफा हुआ है कई देशों में। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें आप, वहां पर एलपीजी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारे देश में वो दिक्कत नहीं है। एक बड़ी अफवाह की तस्वीर लगातार लोग कह रहे थे कि पेट्रोल पंप में भीड़ लग रही है, लोगों को लग रहा है कि हमारे देश में खत्म हो जाएगा, जैसे कई देशों से तस्वीरें आ रही है। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली की तस्वीर पेट्रोल पंप में कहीं आपको लग रहा है कि कोई अफवाह है, कोई भीड़ है, कोई मारपीट हो रही हो पेट्रोल डीजल के लिए या किसी को न मिल रहा हो। यहाँ मैं सुबह से मौजूद हूँ, कोई भीड़ नहीं है, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है, जो आ रहा है वो आराम से। रिजर्व की भी बात दीपक, यहाँ सरकार कह रही है कि 60 दिनों का हमारे पास रिजर्व है, अगर संकट की घड़ी और बढ़ती है। लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारत सरकार ने बोला कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, क्या भारत सरकार पर यहाँ कुछ दबाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़े हैं। खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बात कही है कि कहाँ 1 महीने पहले $70 प्रति बैरल के हिसाब से तेल था क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, वो करीबन $120 प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच गया है। तो अगर क्रूड ऑयल का रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर वो आपके देश में अगर आप उसको देते हैं तो उसमें महंगाई का मार पड़ेगी। लेकिन आप समझिए कि अगर सरकार रेट नहीं बढ़ा रही है, 1 महीने में कोई रेट में इजाफा नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ अगर आप एक्साइज ड्यूटी घटा रहे हैं, अगर एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाते तो उसका प्रॉफिट तो सरकार को ही जाता ना, तेल कंपनियों को जाता, लेकिन वो घटाया ताकि बिल्कुल, और यही साफ तौर पर दर्शा रहा है कि भारत सरकार खुद दबाव लेने को तैयार है, लेकिन जनता को कोई यहाँ मुश्किल ना हो, कोई दबाव ना पड़े, और इस संकट की घड़ी में जनता आश्वस्त रहे कि इस समय तेल की आपूर्ति पूरी है, एलपीजी की आपूर्ति पूरी है और भंडार में भी रिजर्व इस समय मौजूद है। दीपक, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से सरकार लगातार नए कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी भ्रम और अफवाह की स्थिति लगातार यहां बन रही है। कई गुट ऐसे हैं जो इस समय माहौल बनाए हुए हैं कि लॉकडाउन 2026 लग जाएगा जल्दी। सोशल मीडिया से लेकर गूगल सर्च तक हम देखें, पिछले 24 घंटे पे देखें तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और ये ट्रेंडिंग भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या लॉकडाउन 2026 लग जाएगा? क्या कोरोना जैसा लॉकडाउन फिर लौटने वाला है? इन सभी अफवाहों पर अब केंद्र सरकार ने ये साफ और सख्त संदेश दे दिया है। सरकार ने ऐसे सभी खबरों को पूरी तरह भ्रामक बताया है। दिखाएंगे आपको सरकार क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लोगों से अपील की है सरकार ने कि वे बिल्कुल भी पैनिक ना हो, और खासकर जब पैनिक की स्थिति मौजूद होती है तो कालाबाजारी और जमाखोरी से जुड़े जो लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे में सरकार उनको लेकर भी सख्त निर्देश दे रही है, सख्त चेतावनी दे रही है। राज्यों के साथ लगातार समन्वय बना हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक होने वाली है, राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की जाने वाली है। तो हम देख रहे हैं हर मोर्चे पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पश्चिम एशिया में संकट चाहे जितना गहराता जा रहा हो, भारत अपनी स्थिति को लेकर बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। सरकार ने कर दिया है स्पष्ट। अफवाह है कि लॉकडाउन की खबरें सामने आ रही है, लॉकडाउन लग जाएगा, जल्द लॉकडाउन लग जाएगा, कोरोना के बाद इसको एनर्जी लॉकडाउन के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार में आप देखें, आज केंद्र सरकार में हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट आया है, फिर किरण रिजिजू ने भी बड़ी बातें कही है कि पैनिक स्थिति बिल्कुल नहीं है। इसमें टीम इंडिया की भावना की तरह लोगों को साथ मिलकर आगे बढ़ना है। सरकार लगातार नियम
कानून बना रही है, ऐसे में औपचारिक खबरों पर ही विश्वास करें। जमाखोरों को लेकर सख्त चेतावनी यहां सरकार दे रही है, कह रही है कि संकट की स्थिति में विपक्ष के दल भी साथ आए। सर्वदलीय भी बैठक हुई है, सभी दल के नेता उसमें शामिल हुए थे और जनता से यह अपील की जा रही है कि बिल्कुल भी भ्रम और अफवाहों में बिल्कुल भी बिलीव ना करें। सिर्फ और सिर्फ जो औपचारिक जानकारी है सरकार के द्वारा आ रही है, सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करें। वैश्विक हालात जरूर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है। आगे बढ़ेंगे कि लॉकडाउन की जो अफवाहें हैं उस पर केंद्र सरकार क्या स्पष्टीकरण दे रही है। स्पष्टीकरण ये आया है कि संसदीय कार्य मंत्री आज पार्लियामेंट के बाहर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। क्या अफवाहों की स्थिति बनाकर बैठा हुआ है कोई एक गुट? नियंत्रण में है सारी स्थिति, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है और इन खबरों पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू, आइए आपको दिखाते हैं। सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश राज का रुख करते हैं। राजेश हमारे संवाददाता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, हम पूछना चाहेंगे आपसे कि हम हर रोज देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर रोज इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है, औपचारिक जो भी जानकारी है वो औपचारिक सूत्रों के जरिए आ रही है, फिर भी इस तरीके से कई ऐसे गुट हैं जो भ्रम और अफवाहों में फैलाने में कहीं कहीं वो ट्रेंडिंग हो जाते हैं या उनको ज्यादा लाइक्स मिल जाते हैं, लेकिन इससे देश का हित नहीं होता। लॉकडाउन 2026 को लेकर लगातार हम देख रहे थे 24 घंटे से ट्रेंडिंग हो रहा था। सरकार ने आज ये स्पष्ट कर दिया, फिर चाहे वो हरदीप सिंह पुरी का ट्विटर हो, किरण रिजिजू हो, वित्त मंत्री को हमने सुना, ये तमाम औपचारिक सूत्र ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है भारत में, जबकि भारत की स्थिति दूसरे देशों से मजबूत है। देखिए, बिल्कुल भावना आपने सही कहा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2020 में जो कोरोना की वैश्विक चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने बड़ी मशक्कत की और दुनिया भर के मुल्क में एक बड़ा संदेश दिया। उस दौर में भी आपने देखा कि हम कंप्यूटर युग से अब सोशल मीडिया के दौर में आ चुके हैं और सोशल मीडिया पर कई बार अफवाहों का बाजार इस कदर गर्म होता है कि दिल्ली से लोग पैदल बिहार की तरफ और पूर्वांचल की तरफ कूच कर बैठते हैं। यह नज़ारा आपने लॉकडाउन के दौरान 2020 में देखा था और वही स्थिति अभी अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही थी कि पुनः लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसको सरकार ने पूरी निष्ठा और पूरी मुस्तैदी के साथ स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह के लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाए जा रहे हैं। कोई भी भ्रामक खबर न फैलाया जाए, अफवाह से बचा जाए और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ संपूर्ण देश के साथ खड़ी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जो एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि सरकार जनता से खुद को एसोसिएट कर रही है, खुद को संबद्ध कर रही है और तमाम तरह की जो कवायदे हैं वो की जा रही हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम देश के राज्यों से, मुख्यमंत्रियों से संवाद करने वाले हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने वाले हैं, जिससे राज्यों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। कालाबाजारी और जमाखोरों पर नकेल कसने की जो कवायद है वह भी भारत सरकार राज्य सरकारों से अपील कर चुकी है और इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में साफ दिखाई पड़ेगा। तो किसी भी तरह की जो अफवाह है उससे देश की जनता बचे, किसी भी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर चलने वाली जो खबरें हैं, कई बार भ्रामक खबरें चलती हैं और सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के लॉकडाउन की खबर जो है वो बिल्कुल भ्रामक है। और हम भी देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क डीडी न्यूज से देश की जनता को यह अपील करते हैं कि वो भ्रामक खबरों से बचें, अफवाह पर ध्यान न दें। किसी भी तरह के लॉकडाउन की जो खबर है वो बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार आपके साथ मुस्तैदी से खड़ी है। चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें या फिर सब जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम करने की बात करें, गरीबों के साथ सरकार खड़ी है। बिल्कुल राजेश, पेट्रोल डीजल की कीमतें घटे ना घटे, कम से कम बढ़ेंगी नहीं, सरकार ने इतना सुनिश्चित जरूर कर दिया है। बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक नए सूरज उग चुका है। नाम है बालेन शाह। कौन है ये, कैसे नेपाल की सियासत में एक नया बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। खबर नेपाल से है। नेपाल की राजनीति में एक नया सूरज उग चुका है। नाम है बालेन शाह। एक नया चेहरा, एक नई सोच और एक नया युग, बालेन युग। 35 साल के बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है और ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं था, ये एक सियासी क्रांति का ऐलान है, क्योंकि जेनजी के बीच सुपर पॉपुलर रहे हैं बालेन शाह। और अब नेपाल की सियासत में एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेपाल को अब उम्मीद है बालेन शाह से, क्योंकि बालेन शाह ने नेपाल की सियासत में एक बड़ा बदलाव किया है। बड़ी दिलचस्प बातें उनके साथ जुड़ी हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये नेता, जिन्होंने 4 बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनके गढ़ में हराकर राजनीति के दिग्गजों को चौंका दिया और चुनौती दी, ये बालेन युग क्या है बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। कौन है नेपाल का नया नायक बालेन? 35 साल के हैं ये बालेन शाह, जो बन चुके हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनको शपथ दिलाई है आज पद और गोपनीयता की। आज साथ ही बताते हैं जो नए नायक हैं बालेन शाह, वो कैसे नेपाल में एक नया युग, एक नई क्रांति के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। साथ ही साथ जेनजी में बहुत पॉपुलर रहे हैं। आम चुनावों में इनको शानदार जीत हासिल हुई है और नेपाल में जिस तरीके से सियासी बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि बालेन एक बड़ा यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो। काठमांडू के मेयर रह चुके हैं बालेन शाह, और आम चुनावों की बात करें तो यहाँ उनको शानदार जीत हासिल मिली है, जहाँ संसदीय दल ने उनको सर्वसम्मति से नेता चुना। आइए आपको बताते हैं कि किस पार्टी से उनका दबदबा रहा, कैसे उनको और कितनी सीटें उनको हासिल हुई, ये जब नेपाल का चुनाव हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आरएसपी का जो चुनावी दबदबा है वो कैसे आगे बढ़ा इस जब नेपाल का चुनाव हुआ। आरएसपी ने संसदीय चुनाव में 182 सीटें जीती हैं, जिसको शानदार जीत हासिल कहा जा रहा है। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 2/3 बहुमत आरएसपी को यहां मिला। बालेन शाह ने झापा 5 से ओली को हराया। 4 बार के प्रधानमंत्री, उन्हीं के गढ़ पर झापा 5 से हराना एक बड़ी जीत यहां कहा जा रहा है। और साथ ही साथ ओली नेपाल के 4 बार के प्रधानमंत्री थे, जिनको उन्हीं के गढ़ में बालेन शाह ने हराया, और ऐसे में एक बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई आरएसपी को। और चुनाव में दिग्गज नेताओं को यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है। एक बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा नेपाल में, जब बालेन शाह अपने कार्यकाल की अब जो शुरुआत करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता भी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आइए उनसे जानते हैं बालेन शाह की यह राजनीतिक कहानी, जिसका नया सफर आज से शुरू हो गया है। किस तरीके से बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा श्वेता, और नेपाल की राजनीति हो, आर्थिक दृष्टि हो, किस तरीके से बालेन शाह को एक स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पर अब देखा जा रहा है? भावना, देखिए बालेन अभी राजनीति में नए हैं। काठमांडू मेयर रहे हैं, तो उस समय उनका जलवा पूरे नेपाल ने देखा है। उसी जलवे को देख के उनको अभी जो प्रधानमंत्री का पद मिला है, वही उनकी रौनक थी, चकाचौंध था, जिसके कारण उनको आज का ये पद मिला है जी। क्योंकि वो ये बहुत स्ट्रिक्ट रहे थे जब ये मेयर थे। जितने भी आप काठमांडू में एक्सेस कंस्ट्रक्शन था, सब उन्होंने तोड़वाया था, वेस्ट मैनेजमेंट मैनेज किया था बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीजों को देख के जनता ने इनको चुना है। और आप देखें जिस तरह से जब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ और बहुत नुकसान हुआ था नेपाल को, उस दौरान कहते हैं नेपाल लगभग 20-30 साल पीछे चला गया।
अब आज जब बालेन शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये 20-30 साल जो नेपाल पीछे गया है, इसको वो 5 साल में कैसे उस गैप को पाटेंगे। तो ये श्वेता, बहुत बड़ा क्या-क्या challenge चुनौतियां इनके रहने लिए वाली है बालेन शाह के पास? वही मैं बता रही हूँ कि आप देखें बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ है। उस नुकसान को कंपनसेट कर पाना 5 साल में, जहां तक अभी लग रहा है, इनको भी बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये 20-30 साल पहले पीछे नेपाल चला गया। अब उसको ढर्रे पे लाना इनकी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आर्थिक नुकसान हुआ है और विदेशी निवेशकों का मनोबल बहुत बुरी तरह से टूटा था नेपाल में कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अचानक कोई भी आपके घर में धमक करके उसको चकनाचूर कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार और नहीं कर साथ ही सकती, साथ श्वेता, क्या आरएसपी ने कोई अपना अगला 100 दिन या अगले 2 महीने 3 महीने का कोई रोड मैप तैयार किया है, कैसे नेपाल को फिर से खड़ा करना है? देखिए, एज सच फॉर्मली उन्होंने तो कोई रोड मैप पब्लिक में दिया नहीं है, बट ऑब्वियसली दे हैव कम विद अ विजन ऑफ गुड गवर्नेंस। और नेपाल में जो करप्शन बहुत इनग्रेन्ड था डीप, उसको हटाने की बात कही गई है। और जो अभी नेता हैं, आप खुद नेताओं का लिस्ट जब देखेंगी तो स्वर्णिम वागले को छोड़ करके सारे एकदम नए चेहरे हैं, बिल्कुल नए चेहरे हैं, जिनमें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है एज अ मंत्री, एज अ सांसद। तो ये सारे लोग अब कमान संभालेंगे, आई होप, क्योंकि ये लोग नए हैं तो इनके पास पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक नई ऊर्जा के साथ ये आए हैं। तो नई ऊर्जा के साथ अपने मंत्रालयों को अच्छे सोच के साथ, जिस विजन के साथ आरएसपी को जनता ने मैंडेट दिया है, उसको पूरा करने के लिए ये नए मंत्री बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री के रूप में कैबिनेट मिलकर नेपाल को आगे ले जाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, चलिए, बालेंद्र शाह से इस समय बहुत उम्मीदें हैं नेपाल को, नेपाल की जनता को। देखते हैं कि जब उनका कार्यकाल अब शुरू होगा, नए कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, नया पूरा मंत्रिमंडल है, ऊर्जा है और साथ ही साथ एक नई किरण भी नेपाल के पास है। देखते हैं बालेंद्र शाह का जो आगे का कार्यकाल है कैसा है और इन चुनौतियों को कैसे पार करेंगे बालेंद्र शाह। तमाम जानकारियों के साथ श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। दीजिए अनुमति, नमस्कार।